मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसके नसीब में कुदरत ने हर चीज़ बहुत अजीब लिखी थी। यहाँ तक कि मेरी तो शादी भी बड़े अजीब हालात में हुई थी। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था। शादी के बाद मैं एक ऐसे इम्तिहान से गुजरी जिसने मेरी रूह तक को झकझोर के रख दिया था। काश मैं पैदा ही ना हुई होती और ना मुझे वो दिन देखना पड़ता। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, मगर जो कुछ मेरे सामने आया था वह बर्दाश्त के काबिल था ही नहीं। मेरा नाम हर्षिता है। मेरा ताल्लुक एक ऐसे खानदान से था जहाँ लड़कियों का पैदा होना ही एक बहुत बड़ा जुर्म था। ऐसा इसलिए नहीं था कि हमारा खानदान पुरानी रस्मों रिवाज को मानने वाला था या खानदान में कोई भी पढ़ा लिखा इंसान नहीं था। ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं एक अमीर फैमिली से ताल्लुक रखती थी जहाँ पर सब पढ़े लिखे और जमाने के साथ चलने वाले लोग रहते थे। खुद मेरे पापा और चाचा भी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे और चार लोगों में उठने बैठने की वजह से उनकी बड़ी इज्जत थी। मेरे भाई भी ऐसे ही थे, मगर उसके बावजूद मेरे पापा और तीनों चाचा बेटियों के सख्त खिलाफ थे और उनकी देखा देखी मेरे सगे और चचेरे भाई भी बहनों के वजूद को पसंद नहीं करते थे। हालांकि अब बाकी हम दो बेटियां थीं। बड़े दोनों चाचा भी एक एक बेटी के बाप थे, जबकि छोटे दोनों चाचा के यहाँ सिर्फ बेटे थे। मैं अपने भाइयों से छोटी लेकिन बहन से बड़ी थी और मैंने जब से होश संभाला था अपने पापा और भाइयों की नज़रों में अपने लिए नापसंदीदगी ही देखी थी। यही हाल मेरे दोनों चाचा की बेटियों का था। वो भी हम दोनों बहनों की तरह अपनी फैमिली समेत बाकी सबकी कड़वी कसीली बातों और नापसंदीदा नज़रों का शिकार थी। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं छोटी थी उस वक्त मैंने अपने भाई से दिवाली के मौके पर चूड़ियां पहनने की जिद की थी, तो मेरे भाई ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मुझे वहां से भगा दिया था, जबकि मेरे पापा भी वहीं मौजूद थे। मगर उन्होंने मेरे भाई को कुछ भी नहीं कहा। मैं रोते हुए माँ की तरफ भागी। वह मुझे लेकर कमरे में चली गई और समझाने लगी कि आइंदा पापा या भाइयों से इस तरह की कोई बात न करूं तो बेहतर है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि मुझ पर ऐसी पाबंदियां क्यों लगाई जाती थी। मैं और मेरी बहन शुरू से ही अपने बाप और भाइयों के सामने नहीं जाती थी। जैसे ही पापा के आने का वक्त होता, अम्मा हम दोनों को कमरे में बैठे रहने का कहती। मैं तो भाई से थप्पड़ खाकर बहुत ज़्यादा डर गई थी और फिर उनकी मौजूदगी में कमरे से बाहर निकलना ही छोड़ दिया था। मगर मेरी छोटी बहन तो अभी बिल्कुल नासमझ थी। अम्मा हम दोनों को कमरे में छोड़कर जाती, मगर वो मेरे मना करने के बावजूद बाहर चली जाती थी, जिस पर पापा का मूड खराब हो जाता। इस वजह से मेरे भाई हम दोनों को नापसंद करते थे, क्योंकि उन्होंने पापा को हमेशा यही सब करते हुए देखा था। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था। हम दोनों बहनों तो शुरू से खाना भी अपने कमरे या किचन में बैठकर खाया करती थी। खाने की मेज पर हम दोनों को बैठने की इजाज़त नहीं थी, जबकि मेरे दोनों भाई अम्मा और पापा के साथ बैठकर खाने की मेज पर खाना खाते थे। दोनों भाई मुझसे तकरीबन 9 और 7 साल बड़े थे। हालांकि छोटे भाई के 7 साल बाद मैं पैदा हुई थी। उसके बावजूद घर में मेरी कोई कदर नहीं थी। पर बदकिस्मती से मेरी छोटी बहन तो मेरे बाद एक और नापसंदीदा की तरह इस घर में आ गई थी। मैंने जब से होश संभाला था, घर में ऐसा ही माहौल देखा था। सिर्फ एक मेरी अम्मा थी जो मुझसे और मेरी छोटी बहन से प्यार करती थी, लेकिन वो भी पापा और भाइयों के सामने हम दोनों को नजरअंदाज कर देती थी। मुझे नहीं पता कि कभी त्योहार के मौके पर भी पापा ने हमारे सिरों पर हाथ रखकर हमें आशीर्वाद दी हो। पता नहीं हम क्यों इस घर में पैदा हो गई थी। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा था कि अगर हमारी ज़रूरत नहीं थी तो अम्मा पापा ने हमें पैदा ही क्यों किया था। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, उन लोगों का यह रवैया मुझे अंदर ही अंदर तोड़ता जा रहा था। फिर मुझे पता चला कि मेरे चाचा की बेटियों के साथ ही कुछ ऐसा ही सलूक रखा जाता था, तो मुझे उनसे भी हमदर्दी होने लगी और वो मेरा भी दुख समझती थी। कभी वो सब लोग हमारे घर आते, हम चारों लड़कियां कमरे में ही रहती थी, बाकी सब हॉल में बैठकर हंसते बोलते थे, मगर हमें वहां जाने की इजाज़त नहीं थी। मैं उस वक्त 12 साल की थी, जबकि मेरी बाकी बहनें 9, 10 और 11 साल की थीं। हम आपस में यही बात किया करते थे कि आखिर हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों रखा जाता है। यहाँ तक कि हमारे भाई स्कूलों में पढ़ते थे, मगर हम चारों को किसी स्कूल में एडमिशन नहीं करवाया गया था। पढ़ने का हमें भी शौक था, मगर सारे शौक कहाँ से पूरे होते हैं। हमारे लिए तो ज़िंदगी बस एक कैद खाना थी, जिसमें हम चारों सिर्फ लड़की होने की सज़ा
काटने के लिए पैदा हुए थे। इतनी छोटी उम्र में ही हमें बड़े-बड़े दुपट्टे थमा दिए गए थे। टीवी देखना या घर से बाहर जाना भी हम पर मना था। हमारी ज़रूरत की हर चीज़ अम्मा कर दिया करती थी। हमें तो यह भी पता नहीं था कि दुनिया कैसी है और दुनिया वालों के साथ कैसे पेश आया जाता है। मैं माँ से हमेशा सवाल करती थी, किस वजह से पापा और भाई समेत चाचा भी हम लड़कियों के साथ ऐसा रवैया रखते थे, तो माँ मुझे खामोश करवा देती और कहती कि अगर तुम इसी तरह सवाल जवाब करती रहोगी तो तुम्हारे पापा मेरी परवरिश पर उंगली उठाएंगे, क्योंकि उन्हें लड़कियों में जाति बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए कभी भी ऐसे सवाल उनके सामने मत करना और जब सही वक्त आएगा तो मैं खुद तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे दूंगी। पता नहीं सही वक्त कब आएगा, लेकिन हमें अपने ही घर में घुटन का एहसास होता था। मैं तो फिर भी हिम्मत और सब्र वाली थी, लेकिन मेरी छोटी बहन जिद्दी और बेफिक्र बनती जा रही थी। मुझे डर लगता था कि कहीं उसके अंदर बगावत न पैदा हो जाए और वह कोई ऐसा कदम उठाने पर मजबूर न हो जाए जो उसके लिए भी नुकसानदेह हो और मुझ पर भी जिंदगी को और मुश्किल बना दे। इसलिए मैं उसे समझाती और बहलाती थी। उसके लिए तो मैं मौजूद थी, जो कदम कदम पर उसके साथ खड़ी थी। मगर मुझे समझने वाला तो यहाँ कोई भी नहीं था। मैं जानती थी कि अम्मा हमसे प्यार करती है, लेकिन पता नहीं वो क्यों मजबूर थी। कभी हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाती थी, बल्कि हमेशा हमें नीची आवाज़ें रखने का कहती। एक मर्तबा हम दोनों बहनें आपस में बातें करते करते किसी बात पर हंसने लगी। मेरी छोटी बहन मुझे छेड़कर भागी थी और मैं उसके पीछे पीछे भागने लगी तो अचानक पापा और बड़े भाई आ गए। छोटी बहन पापा के साथ टकरा गई थी। उसके बाद तो हम दोनों का सांस बंद होने लगा था। पापा ने इस कदर नफरत के साथ छोटी को घूरा था कि हम दोनों की जान ही निकल गई थी। लेकिन इससे पहले कि पापा हमें कुछ कहते, भाई ने आगे बढ़कर छोटी के बाल पकड़ लिए और जोर से एक तरफ धक्का दे दिया। वो बेचारी जमीन पर जाकर गिरी, उसके बाजू पर चोट लगी। मैंने फौरन जाकर उसे उठाया और उसे लेकर कमरे की तरफ बढ़ गई। अम्मा भी वहां खड़ी सब कुछ देख रही थी। अम्मा तो खुद बहुत ज्यादा डर जाया करती थी। हमारे कमरे में जाने के बाद पापा तेज तेज आवाज से बोल रहे थे। वो यकीनन अम्मा को बातें सुना रहे थे कि उन्होंने बेटियों की परवरिश अच्छी नहीं की, जो पूरे घर में हुल्लड़बाजी करती रही थी। यह नई बात नहीं थी, बचपन से ही हम दोनों अम्मा की ऐसे ही क्लास लगते हुए देख रहे थे। अम्मा हमेशा की तरह कुछ देर बाद कमरे में आई और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, मगर हमें डांटने की बजाय सोफे पर बैठकर रोने लगी। यह रोज से हटकर हुआ था, क्योंकि जब भी पापा हमें डांटते थे तो उसके बाद अम्मा भी कमरे में आकर पहले हम दोनों को खूब डांटती थी और फिर समझाने लग जाती थी। लेकिन उस दिन तो उलट हो गया था। अम्मा रो रही थी तो हम भी अम्मा के पास बैठकर रोने लगे। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पापा और भाइयों की इस नफरत की वजह क्या थी। हमने तो कभी भी उनकी मर्जी के खिलाफ सांस तक नहीं लिया था। अपनी मर्जी और खुशी देखना तो दूर की बात थी, हमें तो हमारे बुनियादी हुकूक से भी दूर रखा गया था। उसके बावजूद हम उनके एक इशारे पर जान तक देने को तैयार थे। लेकिन अब तो हम बड़े हो चुके थे। हमें भी यह जानने का हक था कि हमारे साथ हमारे ही घर में यह सब क्यों किया जाता है। क्या हम दोनों पापा और अम्मा की सगी औलाद नहीं थे? उस वक्त भी जब माँ रो रही थी तो ऐसे कई सवाल हम दोनों बहनों के दिलो दिमाग और निगाहों में किसी बेलगाम घोड़े की तरह घूम रहे थे। मगर हमने अम्मा से कुछ भी न पूछा। वह हमें सीने से लगाए जब कुछ देर रोकर अपना दिल हल्का कर चुकी उठकर बाहर चली गई, क्योंकि पापा के खाने का टाइम हो चुका था। पहले अम्मा ने पापा और भाइयों को खाना दिया, उसके बाद ट्रे में खाना रखकर हमारे पास कमरे में ले आई और बाहर जाने की बजाय उस दिन अम्मा ने कमरे में हमारे साथ बैठकर खाना खाया। हमें बहुत अच्छा लग रहा था। पता नहीं कितने साल बाद अम्मा हमारे साथ बैठकर खा रही थी, वरना तीनों टाइम का खाना वो बाहर पापा और भाइयों के साथ मेज पर खाया करती थी, जबकि हम दोनों बहनें कमरे में ही खाना खाती थी। फिर खाना खाने के बाद अम्मा बाहर चली गई। पापा के सोने का वक्त हो गया था। हम दोनों बहनें भी सोने के लिए लेट गई, मगर हम दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद कमरे के दरवाजे पर खटखटाहट हुई तो हम दोनों उठकर बैठ गए कि कौन हो सकता है, क्योंकि अम्मा और पापा तो जल्दी सो जाया करते थे और अब तो रात के 12 बज चुके थे।
जब अम्मा कमरे में आई तो हम दोनों हैरान हुए। वो आकर मेरे पलंग पर बैठ गई तो छोटी भी उठी और अम्मा के पास आ गई। उनकी गोद में सर रखकर लेट गई। उस रात अम्मा की आंखों में ममता के साथ बेबसी के साए भी लहरा रहे थे। साफ नजर आ रहा था कि वो कुछ कहना चाहती हैं, इसलिए हम दोनों खामोश बैठे रहे। फिर अम्मा ने कहना शुरू किया, जिसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। यह हमारे पैदा होने से बहुत साल पहले की बात थी। मेरे दादा की एक बेटी और 4 बेटे थे। बेटी 2 भाइयों से छोटी और 2 भाइयों से बड़ी थी। दादा ने अपने बेटों के साथ-साथ अपनी बेटी को भी पढ़ाने के लिए स्कूल में एडमिशन करवाया था। वो अपनी बेटी के साथ प्यार भी बहुत करते थे और चारों भाई भी बहन पर जान लुटाते थे। दादा ने अपने बच्चों की जिंदगी में कभी किसी किस्म की कोई कमी नहीं आने दी, क्योंकि वो शुरू से ही हैसियत वाले थे। जमीन जायदाद के मालिक होने की वजह से उनके घर में रुपए पैसों की कमी नहीं थी। इसलिए मेरी बुआ जिस चीज पर हाथ रख देती, मेरे दादा उनको वो चीज दे देते थे। उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। बेटों से बढ़कर उनके लिए बेटी थी। खानदान में इससे पहले कोई भी लड़की स्कूल तक नहीं गई थी, लेकिन मेरे दादा ने अपनी बेटी को कभी बेटों से कम नहीं समझा। इसलिए उनको भी बुनियादी शिक्षा दिलवाने का फैसला किया था। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। मेरे और बड़े चाचा 10 पास करने के बाद दादा के कारोबार में लग गए, क्योंकि अब दादा की तबीयत खराब रहने लगी थी। वो कारोबार की जिम्मेदारियों को पूरी तरह संभाल नहीं पाते थे। पापा और चाचा ने पढ़ाई छोड़ दी और कारोबार संभाल लिया, लेकिन मेरी बुआ और बाकी दोनों छोटे चाचा स्कूल जाते थे। बुआ ने जब 10 पास कर लिया तो दादा से आगे पढ़ने की इजाजत मांगी, जैसे कि खानदान में पहले कभी किसी लड़की ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था। मगर दादा ने अपनी बेटी को हाई स्कूल करवा दिया, मगर अब उन्हें कॉलेज जाने की इजाजत नहीं दे सकते थे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो खानदान वाले शायद उनके साथ संबंध खत्म कर लेते। क्योंकि वो तो इस बात पर भी बहुत खपा थे कि दादा ने अपनी बेटी को इतनी छूट दे रखी है। लेकिन बुआ अपनी जिद पर अड़ी रही, क्योंकि बुआ को अपनी हर बात मनवाने की आदत पड़ी हुई थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि कुछ दिन खाना पीना बंद कर देंगे तो दादा पिघल जाएंगे और उनको कॉलेज जाने की इजाजत दे देंगे। बुआ ने ऐसा ही किया। 2-4 दिन खाना पीना बंद रखा, लेकिन दादा उन्हें प्यार से मनाते रहे। मगर जब वो नहीं मानी तो दादा और पापा ने मिलकर यह सोचा कि अगर वह बुआ की शादी करवा दे तो उनके सर से कॉलेज जाने का भूत उतर जाएगा और खानदान के सामने शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ेगा। यही सोचकर दादा ने अपने दोस्त के बेटे से बुआ का रिश्ता तय कर दिया। वो लड़का पढ़ा लिखा नहीं था और गांव का रहने वाला था। उन लोगों ने खुद आगे बढ़कर दादा से बुआ का हाथ मांगा था। फिर दोस्ती आड़े आ गई और दादा को इस रिश्ते के लिए हाँ करनी पड़ी। लेकिन बुआ इस रिश्ते पर बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। एक तो वो शहर में रहती थी, दूसरा पढ़ लिख गई थी। अब वो कैसे गंवार से शादी कर सकती थी कि एक अनपढ़ इंसान के साथ गांव के माहौल में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देती। तो बुआ ने इस रिश्ते के लिए साफ इनकार कर दिया। मगर दादा अपने दोस्त को जबान दे चुके थे। दोस्त को इनकार करना उन्हें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। दादा ने अपनी लाडली बेटी को प्यार से समझाने की बहुत कोशिश की, मगर बुआ अपनी जिद छोड़ने पर राजी नहीं थी। इस वजह से दादा ने उनकी शादी की तारीख भी तय कर दी, ताकि जितनी जल्दी हो सके वो अपने घर की हो जाएं और मसला यहीं पर खत्म हो जाए। मगर बुआ ने एक ऐसा इंतहाई कदम उठा लिया, जिसकी सजा उनके बाद आने वाली हर बेटी को मिलती रही। वो शादी से कुछ दिन पहले ही रातों रात घर से फरार हो गई। दादा और पापा ने उनको तलाश करने की बहुत कोशिश की, मगर समझ नहीं आता था कि उन्हें आसमान खा गया या जमीन निगल गई। कम से कम 2 हफ्ते तक दिन रात एक करके बुआ को तलाश किया गया, मगर उनका ना कोई निशान मिला और ना ही पता ठिकाना। आखिर हिम्मत हार के सब बैठ गए। लेकिन दादा को यही सदमा दुनिया से ले गया, क्योंकि वो किसी भी तरह अपनी बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनका देहांत हो गया। खानदान वालों को जब यह बात खुलकर पता चल गई कि मरने वाले की लड़की घर से भाग चुकी है, तो उन्होंने पापा और चाचा लोगों की बहुत ज्यादा बेइज्जती की। पापा और उनके भाई खानदान में किसी को मुंह तक दिखाने के काबिल न रहे। सबने उनसे मिलना जुलना छोड़ दिया था। उसके बाद उन चारों भाइयों के दिलों में बेटियों के लिए इस कदर नफरत बैठ गई कि अब तो वो चाहते ही नहीं थे कि उनके यहाँ बेटियां पैदा हों।
उन चारों भाइयों को किसी रिश्तेदार ने रिश्ता तक नहीं दिया था। मजबूरन दादी ने अपने चारों बेटों की शादियां रिश्तेदार से बाहर की। बदकिस्मती से तीनों भाइयों के यहाँ बेटियां पैदा हुईं, जिनकी बदनसीबी भी जिंदगी के साथ साथ चल रही थी। ये सब बताकर अम्मा बिल्कुल खामोश हो गई। हम दोनों सांस रोके ये सारी कहानी सुन रहे थे, लेकिन जो भी हुआ था उसे बदला तो नहीं जा सकता था। हमें भी दुख था कि दादा और पापा के साथ इतना बुरा हुआ था, मगर उसमें हमारा क्या कसूर था? अगर बुआ ने यह कदम उठाया था तो उसका हरगिज यह मतलब नहीं बनता था कि हम भी वही करेंगे जो हमारी बुआ ने किया था। और फिर देखा जाए तो गलती उनकी भी नहीं थी। अगर दादा और उनके बेटे बुआ का ख्याल करते, उनकी पसंद नापसंद को ध्यान देते तो इसमें हर्ज भी क्या थी? शादी के लिए लड़की की रजामंदी और पसंद का होना बहुत जरूरी है, मगर अब तो जो होना था वह पता नहीं कब का हो चुका था। काश पापा और चाचा हम पर बेइतबारी न करते। ये सारी बातें करने के बाद अम्मा धीरे धीरे कदम उठाती हुई अपने कमरे में चली गई। हम भी खामोशी से अपने अपने बिस्तर पर लेट गए, मगर बाकी की सारी रात यही सोचते हुए गुजरी कि आगे हमारा क्या होगा। और फिर वही हुआ जिसका डर था। पापा ने हमसे बात किए बिना ही हम दोनों की शादी तय कर दी। हालांकि शादी के वक्त मेरी उम्र सिर्फ 17 साल और मेरी बहन 16 साल की थी। हम दोनों की शादियां कहाँ हो रही थी यह भी हमें पता नहीं था। ना ही मैंने अम्मा से इस बारे में कोई सवाल किया था, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि जब हमारी किसी बात में कोई मर्जी चल ही नहीं सकती तो फिर यह जानने या न जानने से क्या फर्क पड़ता था। अम्मा ने ही चाची के साथ मिलकर हम दोनों की शादी की तैयारी की और फिर हम दुल्हन बनकर अपने अपने घर चली गईं। मेरी शादी जिसके साथ हुई थी उनका नाम राहुल था। मेरे ससुराल में बस मेरी बूढ़ी सास और एक ननद थी। राहुल एक कंपनी में जॉब करते थे। मुझसे उम्र में तकरीबन 7 साल बड़े थे। उनका रिश्ता पापा को किसी जानने वाले ने बताया था। पापा ने थोड़ी बहुत छानबीन करवाई। उन्हें लोग शरीफ लगे तो उन्होंने मेरे रिश्ते के लिए हाँ कह दी। दूसरी तरफ मेरी बहन के जहाँ शादी हुई थी, वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसके माँ बाप का देहांत बचपन में ही हो गया था, इसलिए वो अपने चाचा के घर में पला बड़ा था। अब नौकरी करता था और अपने लिए अलग किराए का घर लेकर रहने लगा था। वहीं पर मेरी बहन को भी शादी के बाद ले गया। मुझे समझ नहीं आती थी कि मेरे पापा ने क्या देखकर हम दोनों की शादियां ऐसे घरों में की थी। हालांकि पापा के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। रुपया, पैसा, जमीन जायदाद सब कुछ तो था। फिर क्यों हमारी शादियां मिडिल क्लास घरानों में कर दी? खासतौर पर मेरी छोटी बहन का तो अपना घर भी नहीं था। शादी के शुरू के दिनों में मैं बहुत परेशान रही। यही सोचे हर वक्त दिमाग से चिपकी रहती थी कि पता नहीं मेरी छोटी बहन का क्या होगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि पापा और मेरे भाई जायदाद में से हमें किसी भी हिस्सा नहीं देंगे। मुझे शुरू से ही अम्मा पर हैरत होती थी कि वो माँ होकर भी कभी हमारे लिए या हमारे हक के लिए बोल नहीं पाई थी। लेकिन फिर जब मेरी अपनी शादी हुई और मैं एक नाजुक बंधन में बंध गई तो मुझे एहसास हुआ कि अम्मा किस बात से डरती थी। अगर पापा मेरी अम्मा को छोड़ देते और बेटियों समेत उन्हें घर से निकाल देते तो वो क्या कर लेते। अब तो मुझे अपनी अम्मा से भी कोई शिकवा नहीं रहा था। मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था। शादी के कुछ दिन बाद मैंने अपने घर को पूरी तरह संभाल लिया। मेरी सास बूढ़ी और बीमार थी। घर के कामों के साथ साथ मुझे उनकी भी सेवा करनी पड़ती थी, लेकिन मैं बड़े दिल से उनके काम किया करती थी। वो भी मुझे बहुत दुआएं देती थी। वो गुस्से में थोड़ी तेज थी, लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। उसी तरह उनकी बेटी थी। उसने हाई स्कूल किया था, फिर माँ की बीमारी की वजह से वो आगे पढ़ नहीं सकी थी। मेरी सास तो अपने दोनों बच्चों की शादियां एक साथ ही करना चाहती थी, मगर मेरी ननद ने पहले भाई की शादी की जिद की, ताकि भाभी घर में आ जाए तो सुकून से ससुराल जा सकेगी, क्योंकि उसकी मम्मी ने बचपन से ही अपनी सहेली के बेटे से शादी तय की थी। मेरी शादी के 6 महीने बाद जब मेरी सास का देहांत हो गया तो जवान ननद की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत डर लगता था कि अगर मैं अपनी किसी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभा ना सकी तो पता नहीं क्या होगा। उल्टी उल्टी सोचें मेरे दिमाग में आती थी। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि पापा ने कभी हमें घर से तो बाहर निकलने नहीं दिया था। यही वजह थी कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंट बहुत कम थी। मैं किसी से बात करते हुए घबरा जाती थी। लेकिन राहुल तो मेरे मायके के बारे में नहीं जानते थे और ना ही मैं उन्हें कुछ बताना चाहती थी। इस वजह से वो जब भी जहाँ भी मुझे लेकर जाते मैं उनके साथ चली जाती और पूरी कोशिश करती कि उनकी उम्मीदों पर खरी उतरूं। घर की चीज़ों
चीज़ों से लेकर अपनी ज़रूरत की हर चीज़ के लिए राहुल मुझे बाजार अपने साथ लेकर जाते थे। पहले पहल तो मैं बहुत डरती थी, मुझे भीड़ से डर लगता था, मगर फिर मैंने जल्दी अपने आप को संभाल लिया क्योंकि मुझे बहुत कुछ संभालना था। मैं अपनी बहन को भी बहुत समझाती रहती थी, लेकिन वह मुझसे ज़्यादा सारी चीज़ों को एडजस्ट करने में तेज़ निकली। हम दोनों बहनें अकेली मायके तो नहीं जाती थी, लेकिन एक दूसरे के पास ज़रूर आया जाया करती थी। अगर कभी मायके जाना भी पड़ता तो हमारे पति भी हमारे साथ होते थे, जिसकी वजह से पापा और हमारे भाई बहुत अच्छी तरीके से हमारा स्वागत करते। मुझे तो यकीन ही नहीं आता था कि यह वही घर है जहाँ सबके साथ बैठकर हमने कभी खाना नहीं खाया था और अब हमारे लिए तरह तरह के खानों का डिश होता था। अम्मा बहुत खुश हो जाती थी। फिर मैंने और राहुल ने मेरी ननद की शादी की तारीख तय कर दी। उन्हीं दिनों मेरे चाचा की बेटियों की भी शादियां थीं। मैं जानती थी कि उन्हें भी ऐसे ही किसी भी खूंटे से बांध दिया जाएगा। मैं और मेरी बहन उनकी शादी में शामिल हुए थे और उसके बाद मैंने अपनी ननद की विदाई कर दी। अब मैं अपने घर बार की अकेली मालिक थी। मुझे ये जिंदगी बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि मैं अपनी मर्जी से जी रही थी। हम दोनों बहनों की शादी को जब 1 साल पूरा हुआ तो भगवान ने मुझे तो औलाद से नहीं दिया था, मगर मेरी बहन के यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया। हम दोनों बहनें बहुत खुश थीं। मैं अपनी भांजी को देखने अपने पति के साथ उनके घर गई थी। उसके लिए मैंने कपड़े खरीदे और भी पता नहीं क्या-क्या चीजें मैं उसके लिए लेकर गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि जो सलूक हमारे घर में बेटियों के साथ हुआ था वो किसी भी बेटी के साथ हो। इसीलिए दुनिया में आते ही उसे यह एहसास कराना चाहती थी कि वह हमारे लिए बहुत अहम है, जो कि वो तो अभी इन तमाम एहसास से वाकिफ भी नहीं थी। मेरी बहन और बहनोई भी बहुत खुश थे। मुझे तो ये डर था कि बच्चे की पैदाइश पर मेरी बहन डिप्रेशन का शिकार न हो जाए, मगर ये सुनकर मुझे खुशी हुई जब मेरी बहन ने कहा कि वह कभी भी अपनी बेटी को वैसी जिंदगी नहीं गुजारने देगी जैसे हम दोनों बहनों ने गुजारी थी। उसी सोच के साथ मेरी बहनें उसकी परवरिश करना शुरू कर दी। भांजी की पैदाइश के बाद मैं हफ्ते में 2-3 चक्कर उसके घर लगाती थी। राहुल मुझे लेकर जाया करते थे क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि मैं अपनी भांजी से बेहद मोहब्बत करती हूँ और फिर मेरे यहाँ कोई औलाद भी नहीं थी। इस वजह से राहुल मेरा ज़्यादा ख्याल रखते थे ताकि मुझे औलाद की कमी महसूस ना हो, मगर कमी तो महसूस सच में होती थी क्योंकि मेरी भांजी से बेशक मुझे कितना ही प्यार था, लेकिन हकीकत तो यही थी कि वो मेरी औलाद तो नहीं थी। फिर वो मेरे साथ भी तो नहीं रहती थी। मैं जब भी उससे मिलकर आती तो फिर अगला चक्कर लगने तक उसकी यादों में खोई रहती थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं उड़कर उसके पास चली जाऊं, उसे देखूं और सीने से लगाऊं। ऐसा करने से मुझे सुकून मिलता था। उसका नाम मैंने ही ईशा रखा था क्योंकि मैं और मेरी बहन यह फैसला कर चुके थे कि हम दोनों मिलकर ईशा को दुनिया के सामने एक मिसाल बनाएंगे ताकि कोई भी अपनी बेटियों के साथ वह सलूक न कर सके जो हमारे साथ हुआ था। ईसा की पैदाइश पर हमारे पापा और भाइयों में से कोई भी नहीं आया था, ना ही भाइयों ने अपनी बीवियों को आने दिया था। सिर्फ अम्मा थी जो अपनी नवासी को देखने बेटी के घर गई थी। भाइयों की शादियों को भी कुछ अरसा गुजर गया था, लेकिन दोनों के घर में बेटे ही आए थे, इसलिए उनका गुरूर अभी तक बाकी था। ईसा की पहली जन्मदिन हमने बड़ी धूमधाम से मनाई थी। मेरी बहन के हालात मेरे तरह ज़्यादा अच्छे तो नहीं थे, मगर वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और यही सबसे बड़ी बात होती है क्योंकि मैंने अपने घर में बेपनाह दौलत के होते हुए भी रिश्तों की नाकदरी देखी थी। पापा ने कभी मेरी माँ को कोई अहमियत नहीं दी थी। उसके मुकाबले हम दोनों के पति बहुत अच्छे थे और फिर जब 5 साल गुजरने के बाद भी मेरे यहाँ औलाद न हुई तो उसके बावजूद राहुल ने कभी माथे पर बल नहीं डाला था। मैं तो डरती थी कहीं वो अपनी बहन की बातों में आकर दूसरी शादी न कर ले, मगर वो दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं होते थे। ईसा भी 4 साल की हो गई थी। मेरी बहन उसे मेरे कहने पर एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया था क्योंकि मैं भी ईसा के लिए हर महीने कुछ पैसे अपनी बहन को भेजा करती थी ताकि ईसा एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। ईसा के बाद मेरी बहन के यहाँ भी कोई और बच्चा नहीं हुआ था। अब ईसा छुट्टी वाले दिन मेरे पास मेरे घर आ जाती थी। कभी उसके पापा उसे यहाँ पर छोड़ जाते थे और कभी राहुल उसे ले जाकर लाया करते थे। वो जब भी आती मेरे घर में रौनक लग जाती थी। मैं उसके लिए ढेर सारी चीजें लेकर रखा करती और उसकी पसंद के खाना बनाती। वो भी बड़े लाड प्यार से अपनी छोटी छोटी फरमाइशों हम दोनों से करती थी।
राहुल भी उसके आने पर बहुत खुश होते थे। उसके जाने के बाद तो मुझे बच्चे न होने का एहसास शिद्दत से होने लगा था, क्योंकि वो जब भी मेरे पास रहकर जाती तो उसके बाद पूरा घर वीरान हो जाता था। मेरा दिल चाहता कि मैं उसके पास चली जाऊं या उसे अपने ही पास रख लूं, मगर ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। इसी तरह कुछ साल और गुजर गए। ईसा 10 साल की हो गई, लेकिन अचानक एक हादसे में मेरी बहन और बहनोई का देहांत हो गया। ये इतनी बड़ी क़यामत थी जो न सिर्फ ईसा पर बल्कि मुझ पर भी टूटी थी। मेरी बहन की जुदाई ने अम्मा को भी बहुत बड़ा सदमा दिया था और बहन के अंतिम संस्कार पर मैंने पहली मर्तबा अपने पापा की आंखों में आंसू देखे थे। मेरे चारों भाई भी अंतिम संस्कार में शामिल थे। अब उनमें वह भी पहले वाली बात नहीं रही थी, क्योंकि दोनों बड़े भाइयों को भगवान ने एक एक बेटी दे दी थी। उन्हें अब एहसास हुआ था कि बेटियां कितनी प्यारी होती हैं। बहनों के साथ उन्होंने सारी जिंदगी बुरा सलूक रखा, मगर बेटियों के आने के बाद उनके दिल नरम पड़ते हैं। मगर अब क्या फायदा, जब मेरी बहन बाप और भाई की मोहब्बतों के लिए तरसती हुई दुनिया से चली गई। मेरी बहन और बहनोई के मर जाने के बाद ईसा को मैं अपने पास ले आई, क्योंकि अब मेरे सिवा उसका दुनिया में और कोई नहीं था। शुरू-शुरू में तो वह बहुत रोती थी, मगर फिर कुछ संभल गई थी। उसे मैंने घर के करीब ही एक स्कूल में एडमिशन करवा दी और मैं उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, ताकि उसे माँ की कमी महसूस न हो। मेरी बहन के सुलहने के बाद पापा और मेरे भाई मेरे घर आए थे। पहली मर्तबा उन्होंने मेरे घर में कदम रखा था और मुझसे माफ़ी मांगने आए थे। मैंने बड़े आराम से उन्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि माफ़ी के बाद भी मेरे दिल में उनके लिए कोई जज्बात या गुंजाइश पैदा नहीं हो सकती थी। और यह बात मैं तो अच्छी तरह जानती थी कि ऐसा ही होगा, मगर हमेशा की तरह मैंने अपने भाई और पापा का मान रख लिया था। मगर मैं अभी अकेले उनके घर नहीं जाती थी। राहुल के साथ जब भी जाती तो पापा और भाई मुझे रोकते, मगर मैं नहीं रुकती थी। अब तो वह ईसा से भी बहुत प्यार करते थे। ईसा को मेरे पास रहते हुए 3 महीने हो गए थे, जब अचानक एक दिन उसके पेट में बहुत दर्द हुआ। उसका पेट भी कुछ फूला हुआ लग रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने उसे एक दर्द की दवा दी और उसको भेज दिया, लेकिन स्कूल पहुंचने के आधे घंटे बाद ही उसकी टीचर की कॉल आ गई कि उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। मैं फौरन उसके स्कूल पहुंची और उसे लेकर सीधे अस्पताल चली गई। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैं उसकी सलामती और ज़िंदगी के लिए पता नहीं कितनी दुआएं कर रही थी। राहुल को मैंने फ़ोन कर दिया था। वो भी बस अस्पताल में पहुंचने वाले थे, मगर डॉक्टर ने जो खबर मुझे सुनाई, उसके बाद मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। ईसा के पेट में एक ट्यूमर था और वह साइज में अब बड़ा हो गया था, जिसकी वजह से ईसा को बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। डॉक्टर ने कहा कि उसका तुरंत ऑपरेशन होगा, वरना बच्चे की जान को खतरा है। इतने में राहुल भी हॉस्पिटल पहुंच गए। वो भी यह सुनकर बहुत परेशान हो गए थे, मगर मेरी हालत तो बिल्कुल खराब हो रही थी। हम ईसा को जिस अस्पताल में लेकर गए थे वह बहुत बड़ा था। वहाँ पर उसके ऑपरेशन की फीस बहुत ज़्यादा थी। राहुल ने मुझे तसल्ली दी और पैसों का इंतजाम करने के लिए वहाँ से चले गए। मैंने अम्मा को फ़ोन किया और ईसा की तबीयत और ऑपरेशन के बारे में बता दिया था। अम्मा भी सुनकर बहुत परेशान हो गई। वो बेटी के बाद अब उसकी निशानी को नहीं खोना चाहती थी। आधे घंटे बाद राहुल का फ़ोन आया। उनके बैंक अकाउंट में जितनी रकम थी वो ऑपरेशन के लिए बहुत कम थी। उन्होंने अपने कुछ दोस्तों से भी रकम उधार लेने की बात की, तब भी पूरी नहीं पड़ रही थी। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि वह मेरा सोने का सेट बेच दें तो शायद कुछ हो सकता है। मेरे पास सोने के 3 सेट थे। मैंने उन्हें फ़ौरन कहा कि सब कुछ बेच दें, मगर मेरी ईसा को बचा लें। पर राहुल ने फ़ोन बंद कर दिया। मैं हॉस्पिटल में बैठी रो रही थी और दुआएं मांग रही थी कि उसी वक्त वहाँ पर मेरे पापा और भाई पहुँच गए। उन्हें मैं हैरत से देख रही थी। पापा से चला भी नहीं जा रहा था, उसके बावजूद वहाँ आ गए थे। भाई ने डॉक्टर से बात की और ऑपरेशन की फीस उसी वक्त जमा करवा दी और अपना खून भी ईसा के लिए दिया। उन्होंने राहुल को फ़ोन करके हॉस्पिटल में बुला लिया था। मैं तो हैरान और परेशान बैठी थी। एक तरफ ईसा की फिक्र थी, दूसरी तरफ पापा और भाइयों की मेहरबानी को देख रही थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिन बेटियों को सारी ज़िंदगी उन्होंने देखना गंवारा नहीं किया, आज उन्हें बेटियों की औलाद के लिए दौड़े फिर रहे थे। फीस जमा होने के बाद 2 घंटे तक ईसा का ऑपरेशन चला, क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम थी। इस वजह से ऑपरेशन कुछ पेचीदा था।
मगर जब डॉक्टर ने ऑपरेशन कामयाब होने की खबर हमें सुनाई तो मेरी जान में जान आ गई। मैं प्यार से पापा के सीने लग गई। हम दोनों बाप बेटी बहुत रो रहे थे। भाई ने आगे बढ़कर मेरे सर पर हाथ रखा। उस दिन मुझे महसूस हो रहा था कि बाप और भाई का रिश्ता कितना अनमोल है। अब मेरे दिल में कोई मलाल नहीं था कि मेरे बाप और भाइयों ने हम दोनों बहनों के साथ जो किया था। ईसा से उनकी मोहब्बत और फिक्र देखकर मैं वो सब कुछ भूल गई थी। 4 दिन ईसा अस्पताल में रहने के बाद मेरे साथ जब घर गई तो वहाँ मेरे सब घरवाले मौजूद थे। पापा ने मेरी छोटी बहन का हिस्सा ईसा के नाम कर दिया था और मुझे भी मेरा हिस्सा दे दिया। और इस बात के 1.5 साल बाद भगवान ने मुझे बेटा दिया था। लेकिन ईसा की जो अहमियत थी वो अपनी जगह बरकरार रही। अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी देने का मेरे दिल में इरादा पुख्ता हो चुका था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।